मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी का फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले हम जानेंगे ये सब्जेक्ट क्या है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है जो हमारा मेडिकल साइंस का एक ब्रांच है बोल सकते हैं हम, और एनालिटिकल साइंस का एक ब्रांच है। जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन, सिंथेसिस, उसके साथ साथ उसका ऐसे मतलब उसका कितना प्योर है, वो कंपाउंड कितना प्योर है, हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस हु इज डील विद द प्रिपरेशन, सिंथेसिस एंड ऐसे ऑफ इनऑर्गेनिक, मेनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज इसीलिए इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा तब वो हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे और उसके साथ साथ प्रिपरेशन करता है। तो अब चलिए आज हम क्या स्टार्ट करेंगे देखते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इम्प्यूरिटी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, सोर्स एंड टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी। आज सिर्फ इम्प्यूरिटी हम करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें है क्या। तो पहले जो है फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया क्या है? तो फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक है। तो इस बुक में क्या है, बुक का डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं पहले। तो फार्माकोपिया कैन बी डिफाइंड एज ए लीगल एंड ऑफिशियल बुक issued by recognized authorities usually appointed by government of each country। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है, ये हमारा गलती हो गया, सॉरी दोस्तों। तो ये सुन के लिख लीजिए। तो इसका फिर से डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो फार्माकोपिया का जो डेफिनेशन है, फार्माकोपिया कैन बी डिफाइंड एज ए लीगल एंड ऑफिशियल बुक इशूज बाय रिकॉग्नाइज्ड ऑथोरिटीज यूजुअली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। तो ये बोलना क्या चाहता है, एक लीगल ऑफिशियल बुक है जो इशूज होता है गवर्नमेंट से, ईच कंट्री का, हर कंट्री का गवर्नमेंट से इशूज होता है। तो एक स्टैंडर्ड बुक है। जिस तरह हम कोई बाजार में जाए कोई कुछ चीज़ खरीदने के लिए, तो वहाँ पे बाटखरा जो है वो हमारा स्टैंडर्ड हो जाता है, तो उसके ऊपर निर्भर करके हम कुछ खरीदते हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ प्रिपरेशन करने में जो स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो हमारा लिखा हुआ रहता है हमारा फार्माकोपिया में। तो ये बुक है जो हमारा स्टैंडर्ड कमेटी में हेल्प करता है। हम देखते हैं इंडिया फार्मा में कब हुआ था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन पब्लिश्ड इन अंडर द नेम ऑफ इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। तो पहले जो इंडियन फार्माकोपिया हुआ था तो उसका नाम था द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट, जो उसका पब्लिश्ड का साल था 1946। इस साल में पब्लिश्ड हुआ था। तो ये इंडिया के हुआ तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं इंडियन फार्माकोपिया। जब ये ब्रिटिश का हो जाएगा तब ब्रिटिश फार्माकोपिया, जब यूनाइटेड स्टेट का होगा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो हर देश का अलग अलग होता है, हर कंट्री का अलग अलग होता है। तो ये जो इंडिया का जो इंडिया फार्मास्यूटिकल फार्माकोपिया लीड जो है, ये कौन बनाया था? इसका जो चेयरमैन था ये RN चोपड़ा, ये था चेयरमैन, और उसके साथ साथ 9 मेंबर था। तो आप देखते हैं इंडिया का फार्माकोपिया का कितना एडिशन है। टोटल 8 एडिशन है अभी तक कितने एडिशन है? टोटल 8। तो देखते हैं फर्स्ट एडिशन कब निकला था। जो फर्स्ट एडिशन दिखा रहा है यहाँ पे 1955 में। तो 1946 में ये हमारा इस्टेब्लिश हुआ था। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। और जो फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था 1945 में। उसके बाद जो फाइनल एडिशन और लेटेस्ट एडिशन पब्लिश हुआ है वो है 2018 में। तो हम देखते हैं फर्स्ट एडिशन में है क्या। तो फर्स्ट एडिशन 1955। तो फर्स्ट एडिशन में क्या बोल रहा है? रिटन इन इंग्लिश। तो पहला जो एडिशन है फार्माकोपिया वो रिटन इन इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसके बाद द ऑफिशियल टाइटल और मोनोग्राफ वेयर गिवन इन लैटिन। तो यहाँ पे फार्माकोपिया में जो देता है, मतलब जो कुछ लिखा हुआ रहता है, जो स्टेट रहता है उसको कहते हैं मोनोग्राफ। जो किसमें लिखा हुआ रहता है? लैटिन में। वही बात बोलना चाहता है। तो इसमें जो स्टेट रहता है उसको कहते हैं मोनोग्राफ। तो वो लिखा हुआ रहता है लैटिन लैंग्वेज में। तो फर्स्ट एडिशन में कितना मोनोग्राफ था? टोटल 946 मोनोग्राफ था, इसमें इंक्लूड था। अब बताए सेकेंड हुआ था इसका 11 साल बाद 1966 में। इसमें क्या हुआ है? तो 274 मोनोग्राफ फ्रॉम IP
इंडियन फार्माकोपिया 1955 वेर रिमूव। तो फर्स्ट एडिशन में जितना फार्माकोपिया था, मतलब 986 से 274 बाद दिया गया, रिमूव कर दिया गया, और इसके बदले नया 93 मोनोग्राफ ऐड किया गया और एडेड। तो ये रिमूव किया गया इतना और इतना ऐड किया गया, ये अच्छा से याद रखिए। और इसमें क्या क्या दिया गया था, इसमें डोज ऑफ टैबलेट इंजेक्शन वेर गिवेन, न्यू एनालिटिकल टेक्निक वेर एडेप्टेड। तो सेकेंड जो हमारा एडिशन था, इसमें हमारा डोजेज फॉर्म के बारे में डिटेल्स में दिया गया था, मतलब डोजेज फॉर्म सिर्फ डोज ऑफ टैबलेट और इंजेक्शन इसके बारे में दिया गया था। अब आते हैं थर्ड में थर्ड जो पब्लिश हुआ था, ये हुआ था हमारा 1985 में। तो 1985 में क्या हुआ है, देखो यहाँ पे 261 न्यू मोनोग्राफ ऐड हुआ है और 450 रिमूव किया गया है। तो हमारा सेकेंड एडिशन में था, हमारा टोटल था 986 था, इसमें तो माइनस गया 274, उसका प्लस ऐड हुआ है, प्लस हुआ था 94, उसका तो फिर से माइनस हुआ है हमारा 261, ये हमारा 261 ये प्लस हुआ है और माइनस हुआ है 450 माइनस हुआ है। तो ये पब्लिश्ड हुआ है 2 वॉल्यूम में, ये हमारा पब्लिश्ड हुआ है 2 वॉल्यूम में। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, ये दिया है IUPAC नोमेनक्लेचर हैज़ बीन यूज। तो इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, इसके साथ साथ न्यू एनालिटिकल टेक्निक, डिसोल्यूशन टेस्ट, लिमिट टेस्ट फॉर माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन इसके साथ इंक्लूड किया गया था। तो यहाँ पे एक छूट गया है, जो हमारा फोर्थ एडिशन है वो हुआ था 1996 में, हमारा यहाँ पे है फोर्थ एडिशन 1996 में हुआ था जो फोर्थ एडिशन, ये भी हमारा 2 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था। अब आते हैं हमारा फिफ्थ एडिशन जो है 2007। तो ये प्रिपेयर्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। तो ये दिया था इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने ये बनाया था। तो इसका पहले जो था 2019 में 2000 ने 1996, 1985 और 1966 और 1955 ये सब पर्टिकुलर एक आदमी ने दिया था अलग अलग। बट यहाँ से 2007 में क्या हुआ, ये इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने पब्लिश किया। तो ये तो हमारा फिफ्थ एडिशन हो गया, ये 3 वॉल्यूम में निकला। तो इसका पहले जो था, पहले मतलब थर्ड और फोर्थ, ये था 2 वॉल्यूम में, ये पब्लिश हुआ था 3 वॉल्यूम में। उसके बाद ये कौन सा चीज़ इंक्लूड करता है, ये इट इंक्लूड प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हर्बल प्रोडक्ट, वायरल वैक्सीन, वायरल एजेंट, इंक्लूड स्टैंडर्ड फॉर वेराइटिंग ड्रग प्रोडक्ट। तो ये सब इंक्लूड करता है। अब आते हैं हमारा जो ये हमारा फिफ्थ एडिशन था। अब आएंगे हम 6th एडिशन में। तो 6th एडिशन हुआ था हमारा 2010 में, 2010 में यहाँ पे है हमारा, ये हमारा हो गया था 6th एडिशन। ये भी हमारा हो गया 3 वॉल्यूम में रिलीज हुआ था, पब्लिश हुआ था 3 वॉल्यूम में। इसके बाद आते हैं हम 7th वॉल्यूम में क्या हुआ है, 7th वॉल्यूम पब्लिश हुआ था 2014 में। ये क्या क्या इंक्लूड करता है, ये पहले जान लेते हैं कितना वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। ये पब्लिश हुआ था 4 वॉल्यूम में, 4th वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। तो ये इंक्लूड करता है न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ। तो इसमें जो मोनोग्राफ था वो रेडियो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड के साथ डील किया हुआ था। मतलब इस मोनोग्राफ में नया करके रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ ऐड किया गया। अब आते हैं लास्ट एडिशन, मतलब जो लेटेस्ट एडिशन है और 8th नंबर एडिशन है, तो वो पब्लिश हुआ था 2018 में, वो लेटेस्ट एडिशन है। तो ये जो पब्लिश हुआ था 4th वॉल्यूम में। अब देख लेते हैं PIC हम पहले बता दिया था
तो इन्होंने केमिस्ट्री है जो डील करता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, कंपाउंड, एसे मेथड एंड यूज ऑफ इनऑर्गेनिक एजेंट एज फार्मास्यूटिकल एड। Deal with the study of preparation, standard of purity, limit test of determining qualities, purity and storage condition of all inorganic compound। तो हम दोनों का डिफिनेशन सेम ही बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वही लिखना। अब आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक, इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी क्या है? कोई भी चीज़ में कोई दूसरा प्रोडक्ट, अनवांटेड प्रोडक्ट जो रहेगा वही हमारा इम्प्योरिटी हो सकता है। तो इम्प्योरिटी इसका डिफिनेशन क्या है? इम्प्योरिटी कैन बी डिफाइन एज ए फॉरेन और अनवांटेड और टॉक्सिक सब्सटेंस। वो हो सकते हैं फॉरेन सब्सटेंस, हो सकते हैं अनवांटेड सब्सटेंस, हो सकते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस which are present in the pharmaceutical compound। हम यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम फार्मेसी पढ़ रहे हैं, तो उसीलिए हम फार्मास्यूटिकल कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं वर्ड। तो ये वर्ड हम नहीं भी यूज़ कर सकते, सिर्फ लिख सकते हैं हम सिर्फ कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड मेक इट इम्प्योर, जब ये कंपाउंड तुम्हारा क्या बोले कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट रहेगा, मतलब फॉरेन सब्सटेंस और अनवांटेड और टॉक्सिक सब्सटेंस कोई कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट रहेगा, तब क्या करेगा? मेक इट इम्प्योर, तो वो सब्सटेंस को इम्प्योर बना देगा और अनएक्सेप्टेबल, जो एक्सेप्ट के लायक नहीं रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल है लेड, ये हमारा मार्करी, आर्सेनिक, साइनाइड, आयन। इसका आप देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन होता है 3 टाइप का। एक हमारा ऑर्गेनिक, 2 है इनऑर्गेनिक और 3 नंबर है जो रेसिडुअल इम्प्योरिटी और रेसिडुअल सॉल्वेंट। अब आते हैं सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्प्योरिटी घुसता है प्रोडक्ट में। तो इम्प्योरिटी में एंटर्ड इन ए ड्रग ड्यूरिंग एनी फॉलोइंग 3 स्टेजेस। तो किसी भी ड्रग और कंपाउंड में इम्प्योरिटी घुसता है 3 स्टेजेस के अंदर। तो क्या क्या स्टेज है हम देख लेते हैं। एक है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कैसे जो प्रोडक्ट बन रहा है बनने का प्रोसेस में घुस सकता है। प्रोसेसिंग, वो प्रोडक्ट बन गया उसके प्रोसेसिंग में कैसे घुस सकते हैं। और जो है स्टोरेज, तो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड ड्यूरिंग स्टोरेज। हाँ, हम इसको डिटेल्स में देखेंगे। तो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ प्रोडक्ट बनाने के टाइम में कैसे बनता है, देखते हैं। रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल जिससे कुछ ड्रग बनता है। तो ड्रग नहीं, तो रॉ मटेरियल क्या है? ड्रग है। सपोज रॉ मटेरियल है ड्रग, तो ड्रग से हमारा क्या बनता है? मेडिसिन। तो रॉ मटेरियल मतलब ड्रग में कोई इम्प्योरिटी रह गया पहले से, तो इससे हमारा जो मेडिसिन है उसमें हमारा इम्प्योरिटी रह सकता है। वही बोल रहा है इफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल, तो हमारा इम्प्योरिटी पहले से ड्रग में था, तो मे बी कैरिड थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कॉन्टेमिनेट द फाइनल प्रोडक्ट। जो क्या करेगा बाद में फाइनल प्रोडक्ट मतलब हमारा मेडिसिन को क्या करेगा बाद में कॉन्टेमिनेट कर देगा। इसका एग्जांपल है आर्सेनिक, लेड, हेवी मेटल। अब आते हैं हमारा दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? रिएजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। तो सेम चीज़, तो हम कोई भी कंपाउंड बनाने के टाइम में बहुत सारा रिएजेंट यूज़ करते हैं, जिस तरह नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 है, बहुत सारा है। तो उसमें वो सपोज प्योर नहीं है, इम्प्योर है, तो तब क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट हमारा इम्प्योर हो सकता है, इम्प्योरिटी आ सकता है। तो इफ रिएजेंट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस व्हिच कंटेन इम्प्योरिटी दैट लीड द कंटामिनेट फाइनल प्रोडक्ट, तो क्या करेगा? फाइनल प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देगा। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है? समटाइम H2SO4 कंटेन लेड क्लोराइड आयन। तो क्या होता है? समटाइम सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? लेड और क्लोरीन आयन को कंटेन करता है। तो ये क्या करेगा? बाद में हमारा फाइनल प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देगा। अब आती है तीसरा पॉइंट, सॉल्वेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। तो सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट जो है हमारा मेन प्रोडक्ट को डिजोल्व करने के लिए जो प्रोडक्ट हम ऐड कर सकते हैं, वो हो सकते हैं सॉल्वेंट हो सकते हैं और हो सकते हैं को सॉल्वेंट। जिस तरह हमारा सॉल्वेंट के अंदर आ जाता है अल्कोहल, वाटर, इन टोलुइन, बहुत सारा कुछ है। तो उसमें जब इम्प्योरिटी रहेगा, सपोज हमको चाहिए 10 ml वाटर, तो हम गलती से दे दिया 15 ml वाटर, यहाँ से गलती हो सकता है। और कोई सपोज यहाँ पे 10 ml वाटर चाहिए, 10 ml वाटर सही दिया, बट उसमें दूसरा कुछ इम्प्योरिटी है पहले से, सपोज आर्सेनिक है, लेड है, इस तरह हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये प्रॉपर क्वालिटी और प्योरिटी। तो क्वालिटी
प्योरिटी मतलब वो प्योर नहीं है, और क्वालिटी मतलब जितना चाहिए उतना नहीं दिया, उससे ज़्यादा दे सकते हैं और कम दे सकते हैं, तब हो सकता है। अब सॉल्वेंट इज नॉट एश्योर्ड दे लेट इम्प्यूरिटी, जब हम प्रॉपर प्योरिटी और क्वालिटी हम नहीं देंगे तब क्या करेगा, वो लीड करेगा इम्प्यूरिटी को। इस तरह एन ब्यूटानल टोलुइन समटाइम कंटेन वाटर एंड एजोट्रोप। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है हमारा रिएक्शन वेसल। तो रिएक्शन वेसल क्या है, जिसमें हम रिएक्शन करेंगे, मतलब जो हमारा वेसल है, इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट में कोई जब रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, some solvent and reagent are react with metal and reaction vessel and lead to impurity। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, तो जिस तरह एक एग्जाम्पल दिया है ओजोन रिएक्ट विथ रबर, तो हम ओजोन का कोई रिएक्शन करेंगे ना जब लैब में, तब हम रबर का कोई चीज़ ही यूज़ नहीं करेंगे, इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ओजोन ऐसा एक गैस है वो रबर के साथ रिएक्ट करके उसको पिघल देता है। तो उसीलिए हम जब ओजोन के रिएक्शन करेंगे हर वक्त ग्लास का सब कुछ यूज़ करेंगे, यही बात। उसके बाद हम देखते हैं क्या, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मतलब कोई रिएक्शन में जो मिडिल प्रोडक्ट है उसको कहते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। सपोज NaOH के साथ ACl रिएक्ट किया है और क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, तो हमारा H2O अलग से बन गया, ये हमारा हो गया इंटरमीडिएट, और NaCl जो है ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। तो यहाँ से हम इजीली अलग कर सकते हैं वाटर और NaCl को। बट किसी किसी कंडीशन में ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, हमारा जो प्रोडक्ट चाहिए उसको इजीली हम नहीं पाएंगे। हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं, सम इंटरमीडिएट व्हिच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग मे बी कैरिड आउट थ्रू द फाइनल प्रोडक्ट एज ए इम्प्यूरिटी। तो क्या करेगा, वो इम्प्यूरिटी को लीड करेगा। तो इसका एग्जांपल दिया है हम, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ KI, तो पोटेशियम आयोडाइड का मैन्युफैक्चर में द इंटरमीडिएट आयोडाइड इज द मेन इम्प्यूरिटी। तो उसका इंटरमीडिएट में जो आयोडाइड फॉर्म करेगा वो हमारा मेन इम्प्यूरिटी हो जाएगा। आप आते हैं उसके बाद क्या है, डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो सपोज जो प्रोसेस से हम कर रहे हैं वो प्रोसेस ही गलत है, तब क्या होगा, तब इम्प्यूरिटी हो सकता है। तो इसमें देखेंगे हम डिफेक्ट लाइक imperfect मिक्सिंग, improper टेम्परेचर, प्रेशर, pH में लीड टू इम्प्यूरिटी। तो क्या है, सपोज जो हमारा टेम्परेचर चाहिए था वो टेम्परेचर हम नहीं दे पाए हैं, तो इम्प्रॉपर मिक्सिंग की है, pH प्रॉपर नहीं दे पाया, तब क्या होगा, तो वो इम्प्यूरिटी लीड करेगा। जिस तरह हम बहुत सारा मेडिसिन देखे हैं, मेडिकल सब में क्या रहता है, फ्रीज रेफ्रिजरेटर में रहता है, तो वो रेफ्रिजरेटर में नहीं रहेगा, तब क्या होगा, वो इम्प्यूरिटी हो जाएगा। ये बात जिस तरह यहाँ पे क्या दिया है, 2Zn प्लस O2 प्लस ZnO प्लस जिंक। तो यहाँ पे जो जिंक है ये हमारा इम्प्यूरिटी है। ये हमारा जो एग्जांपल है यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का भी एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो इसको इम्प्योर कर रहा है, इस प्रोडक्ट को। ये बात मैन्युफैक्चरिंग हैजर्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग हैजर्ड क्या बोल रहा है, जहाँ पे हम बना रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इन इंडस्ट्रियल एरिया, तो इंडस्ट्रियल एरिया द एटमोस्फियर is contaminated with dust particle that may lead impurity in final product। तो जहाँ पे हम कर रहे हैं वहाँ का जो एटमोस्फियर है, तो वो किसी भी जगह का एटमोस्फियर क्या करता है, वो कंटेन करता है डस्ट पार्टिकल, सिलिका पार्टिकल। तो वो क्या करेगा, लीड करेगा इम्प्यूरिटी को, जो फाइनल प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब आते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, हमारा दूसरा जो पॉइंट था। तो इसमें हम देखते हैं क्या, रिएजेंट। फिर से हमारा रिएजेंट आ गया। तो रिएजेंट यूज इन रिमूव ऑफ अदर इम्प्यूरिटी। तो सपोज मैन्युफैक्चरिंग की वजह से कुछ इम्प्यूरिटी आया है, तो उस इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, रिएजेंट यूज करेंगे। किसमें, हम प्रोसेसिंग में, ये इस स्टेप में। तो क्या होता है, समटाइम सम केमिकल आर एड टू रिमूव द प्रेसिपिटेट और another substance that this may be also give rise to source of impurity। तो ये क्या करेगा, impurity को फिर से लीड करेगा।
जिस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, बेरियम क्लोराइड इज एडेड टू रिमूव एक्सेस ऑफ सल्फेट इन एल्युमिनियम क्लोराइड, हेंस एल्युमिनियम क्लोराइड इज लाइकली कंटेन बी एज एन इम्प्यूरिटी। तो तब क्या होगा, तो बेरियम क्लोराइड ऐड किया जाता है सल्फेट को निकलने के लिए एल्युमिनियम क्लोराइड में, तब क्या करेगा, तो यहाँ पे जो बेरियम है ये कंटेन कर लेगा कौन, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेरियम जो है ये हमारा इम्प्यूरिटी हो जाएगा, ये बात। दूसरा पॉइंट में क्या है, डिफेक्ट इक्विपमेंट। तो डिफेक्ट इक्विपमेंट में क्या करेंगे हम, जो हम वेसल यूज़ कर रहे थे, इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे, इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें डिफेक्ट है। क्या है, इफ वेसल और इक्विपमेंट्स आर डिफेक्टिव और नॉट properly cleaned and diet they may add impurity like metallic ion, rust etc. अब आते हैं थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग स्टोरेजिंग। तो स्टोरेज करने के टाइम में क्या दिक्कत हो सकता है, तो पहला जो है फॉल्टी पैकेजिंग। तो पैकेजिंग में कोई गलती, तब क्या बोल रहा है, इफ प्रोडक्ट आर इम्प्रॉपर पैक दैट मे लीड इम्प्योरिटी। तो कोई प्रोडक्ट का जो पैकेज है, पैकेटिंग टाइम में क्या होता है, इम्प्रॉपर पैकेज जब हो जाएगा तो आप वो इम्प्योरिटी हो सकता है। सपोज एक नमक का पैकेट है, वो काट के रख दीजिए तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा 2-3 दिन में, यही बात। तो पैकेट फॉल्टी पैकेजिंग, उसके बाद गया माइक्रोबियल कॉन्टामिनेंट। तो ये ज़्यादातर होता है क्या, किसी वजह से फॉल्टी पैकेजिंग के कारण। तो यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ होता है। तो माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन मीन फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ दैट मे ऑकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर पैकेजिंग। तो इम्प्रॉपर पैकेजिंग की वजह से दिखाया जाता है, और इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन, और इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन की वजह से भी दिखा सकता है। उसका जो हमारा लास्ट पॉइंट है, एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से हमारा इम्प्योरिटी हो सकता है, एनवायरमेंटल कंडीशन। तो इस तरह क्या है, इम्प्योरिटी ऑल्सो डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट ऑफ स्टोरेज एरिया। तो कहाँ पे हम स्टोर कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह बहुत सारा मेडिसिन है जो बहुत कम टेम्परेचर में रखा जाता है, और बहुत सारा मेडिसिन है जो रूम टेम्परेचर में रखा जाता है। जब वो रूम टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर में रखेंगे तो उसका जो मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए वो उसमें इम्प्योरिटी आ जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना और दोस्तों को शेयर करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू दोस्तों।